गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था इंटेलिजेंस, उसके अंदर हम मापने के बारे में बात कर रहे थे कि हम मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको विनय का जो परीक्षण था उसके बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि विनय ने अपने परीक्षण में किस तरह बुद्धि को मापने का कार्य किया। मैंने आपको जो बुद्धि का सूत्र है यानी बुद्धि लुब्धि का सूत्र जो टर्मेन ने दिया था उसके बारे में मैंने डिस्कस कर ली थी, आपसे उस सूत्र के बारे में बता देता। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रगति होती चली गई और हमने क्या है कि कुछ विनय जो का परीक्षण था उसमें हमने क्या कुछ त्रुटियां पाई। त्रुटियां हमने ये पाई और त्रुटियां के जिस आधार पर जो त्रुटियां थी, सबसे पहली बात तो थी कि केवल वो शाब्दिक था प्लस वो परीक्षण केवल मंदिर जो बच्चे थे उनकी ही बुद्धि को ही सही माप सकता था और फिर ये केवल बच्चों के लिए था। इसीलिए एक परीक्षण का जो जब इस परीक्षण में इतनी कमियां पाई गई तो एक नए परीक्षण का निर्माण हुआ जिसे वेसलर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वेसलर उन्होंने निर्मित किया। और वेसलर का जो आज हम जिस वेसलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वेसलर ने जो सिद्धांत दिया, जो वेसलर का सिद्धांत है वो वेसलर का सिद्धांत वेसलर इंटेलिजेंस स्केल यानी वेसलर का बुद्धि मापनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बारे में हम एक काफी चर्चा कर रहे हैं कि भाई वेसलर का जो सिद्धांत है वो किस तरह वेसलर इंटेलिजेंस स्केल के मापक के रूप में सही निर्मित हुआ, क्योंकि वेसलर ने ये माना कि भाई के विनय का जो परीक्षण है वो केवल बच्चों तक ही सीमित था। इसमें अडल्ट के बारे में तो कोई बात कही नहीं गई थी या अडल्ट के लिए तो बुद्धि मापने का कोई ऐसा पैमाना ही नहीं निर्धारित किया था। इसी आधार पर एक वेसलर ने जो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया, जो बुद्धि को मेजर करने के लिए जो परीक्षण बनाया उसे वेसलर इंटेलिजेंस स्केल के नाम से हम जानते हैं। हम वेसलर के बारे में हम बात करते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है बेलव्यू, उसके अंदर कार्य कर रहे थे और कार्य करते समय ही उन्होंने एक नए सिद्धांत का, एक जो मनोविज्ञान के अंदर एक नए सिद्धांत का 1939 में अडल्ट पर एक स्केल का निर्माण किया था। जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनके ऊपर एक स्केल का निर्माण किया था। और जो सबसे पहले जो 1939 में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था यानी 1939 के अंदर उन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था वेसलर बेलव्यू यानी वेसलर बेलव्यू स्केल के नाम से उन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और इस बुद्धि परीक्षण में उन्होंने दो फॉर्म यानी जो दो फॉर्म थे उसके आधार पर उन्होंने क्या करा था, इस सिद्धांत को बांटा था। यानी दो फॉर्म के अंदर उन्होंने सिद्धांत को बांट रखा था और उन दो फॉर्म के अंदर भी उन्होंने 10 सब टेस्ट यानी 10 सब टेस्ट का निर्माण कर रखा था कि अगर अडल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, अगर मुझे अडल्ट्स की अगर बुद्धि नापनी है तो केवल मैं शाब्दिक आधार पर नहीं, मैं परफॉर्मेंस के आधार पर भी उसकी बुद्धि लुब्धि को माप सकता हूं। उन्होंने 10 सब टेस्ट बना रखे थे जिसमें 5 सब टेस्ट थे वर्बल स्केल के और 5 किसके थे, परफॉर्मेंस टेस्ट के। यानी 5 ऐसे पैमाने उन्होंने निर्धारित कर रखे थे, चाहे हम ज्ञान से बोल सकते हैं, हमारे बोध से बोल सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अलग अलग भागों में बांट रखी थी। यानी जो वेसलर है उनका बेलव्यू, जो वेसलर का है बेलव्यू टेस्ट यानी स्केल, उन्होंने क्या किया था, 2 फॉर्म्स के अंदर बांट रखा था और 2 फॉर्म को उन्होंने 10 सब टेस्ट के अंदर बांट रखा था। और 10 सब टेस्ट के अंदर भी उन्होंने 5 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखे थे कि अगर मैं किसी अडल्ट के ऊपर टेस्ट करूंगा तो उसमें 5 मेरे टेस्ट कैसे होंगे, शाब्दिक होंगे यानी वर्बल होंगे और 5 ही मेरे टेस्ट कैसे होंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे यानी क्रियात्मक पक्ष के आधार पर ये टेस्ट निर्मित होंगे। लेकिन इन्होंने पुणे इस टेस्ट के अंदर संशोधन करा 1955 में।
ब्लैक बोर्ड को मैंने इस तरह निर्मित कर रखा है कि आपको जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं उसको देखकर आप आसानी से समझ जाओगे कि ये क्या चल रहा है। यानी जो 1939 में जो टेस्ट बना था उसी टेस्ट में उन्होंने संशोधन करा था 1955 में यानी 1955 में और पुनः संशोधन करा और उस टेस्ट में उन्होंने जो हमारा वेस्लर-बेलव्यू स्केल है उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया। उन्होंने नया नाम क्या दे दिया? वेस्लर एडल्ट्स। इन्होंने क्या नया नाम दिया 1955 में? इसी में संशोधन हुआ है, यानी स्केल तो वो की वही है लेकिन इसको एक नया नाम दिया है वेस्लर एडल्ट्स इंटेलिजेंस स्केल। यानी जो नाम दिया था इन्होंने वो है WAIS। क्या है? W का मतलब होता है वेस्लर, A का मतलब होता है एडल्ट्स एंड I का मतलब इंटेलिजेंस एंड S का मतलब स्केल। लेकिन इन्होंने जो ये नाम नया नाम दिया उसी के अंदर इन्होंने क्या किया कि वापस संशोधन कर दिया। इसी नए नाम को इन्होंने क्या कर दिया? वापस संशोधन कर दिया और इन्होंने एक और नया नाम दे दिया जिन्होंने R को और जोड़ा। लेकिन R जोड़ने के पीछे इन्होंने कुछ संशोधन और किए। यानी जो वेस्लर का जो टेस्ट था इन्होंने 1981 में इन्होंने पुनः संशोधन कर दिया इसी टेस्ट को। परफॉर्मा वो का वही था, यानी जो फॉर्म थे वो के वही थे, 10 के 10 ही फॉर्म थे। लेकिन जो तीसरा टेस्ट है जब इन्होंने तीसरी बार संशोधित करा किसको? इसी टेस्ट को जिन्होंने नाम दिया था वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये सारे सभी एक ही टेस्ट हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा? WAIS और एक और इसके आगे डॉट लगा के इन्होंने R और जोड़ दिया, यानी वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल डॉट R और इसको एक नया प्रारूप दिया। इन्होंने जो प्रारूप बनाया वो इस तरह था कि इन्होंने फॉर्म तो दो ही लिए कि इस फॉर्म के अंदर फॉर्म तो कितने थे? दो ही थे और दो फॉर्मों में इन्होंने क्या करा? 11 सब टेस्ट, यानी 11 सब टेस्ट का निर्माण कर दिया था। और 11 सब टेस्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले जिसमें से 6 सब टेस्ट तो कैसे थे? वर्बल स्केल के थे और 5 टेस्ट किसके थे? 5 टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट थे। यानी 5 और 6 कितने हो गए? 11। यानी फॉर्म तो कितने थे? यानी फॉर्म 2 थे लेकिन 11 सब टेस्ट थे और 11 सब टेस्ट में इन्होंने 6 तो वर्बल स्केल के अंदर माने और 5 परफॉर्मेंस स्केल्स के अंदर माने। अब बुद्धि मापने के लिए इन्होंने ऐसे कौन-कौन से जो आइटम्स थे वो निर्धारित कर रखे थे उसके बारे में हम अब पता लगाते हैं कि भाई ऐसे कौन-कौन से, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि वेस्लर ने जो बुद्धि माप रहे थे यानी जिसके आधार पर वो बता रहे थे कि इस अडल्ट के अंदर इतनी बुद्धि हो सकती है, उसके आधार पर इन्होंने ऐसे कौन-कौन से आइटम है जिनको इन्होंने निर्धारित कर रखा था। तो देखिए हम सबसे पहले वर्बल स्केल के अंदर चाहे हम किस तरह की बात करें, चाहे हम 5 वर्बल स्केल की बात करें या 5 परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें, ये केवल किसका है? वेस्लर का टेस्ट है। वेस्लर ने ये माना था कि भाई किस किस स्केल को यानी अडल्ट की जो बुद्धि है यानी बुद्धि है वैसे कौन-कौन से पैमाने हैं जिसके आधार पर हम जोड़ सके, उनके अंकों को हम जोड़ सके जिसके आधार पर हम ये बता सके कि अडल्ट की इंटेलिजेंस इतनी है, उसकी इतने पैमाने पर इसकी स्केल है। यानी वर्बल्स के अंदर देखो सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान, वर्बल्स के अंदर इन्होंने क्या माना? जो शाब्दिक ज्ञान था, वर्बल का मतलब यहाँ शाब्दिकता था कि शाब्दिकता के से मतलब इन्होंने था कि सबसे पहले सामान्य ज्ञान कितना है अडल्ट के अंदर, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बोधात्मक, बोध के जो अडल्ट है वो बोधात्मक यानी उनकी जो प्राइम नॉलेज है वो कितनी है, वो कितनी जानकारी अपने बारे में और अन्य के बारे में रखते हैं, उनको बोध कितना स्तर का बोध है। थर्ड उन्होंने गणितीय तर्क यानी मैथमेटिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिक तर्क के बारे में जो चिंतन है उनका कितना है। फिर फोर्थ नंबर पे उन्होंने दिया है अंकों का विस्तार एक अडल्ट किस प्रकार से करता है। अंकों का विस्तार का मतलब यहाँ पे शाब्दिक भाव से। फिर उन्होंने पांचवा जो दिया था सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पे ये कि जो सिमिलरिटी जो स्किल्स है यानी समानताओं की पैमाना, भाई समानता कितनी, कि भाई एक व्यक्ति को अगर हम शाब्दिक रूप से किसी के बारे में समानता के बारे में पूछे तो वो कितना समानता के बारे में उसके बारे में बताता है, जब जाके हम इसको
नाप सकते हैं। फिर लास्ट उन्होंने दिया था कि शब्दों का ज्ञान, के बच्चा शब्दों का ज्ञान किस प्रकार से करता है। यानी जो वर्बल स्केल है उसके अंदर उन्होंने 6 भाग डिवाइड कर रखे हैं, कि वर्बल स्केल को उन्होंने 6 भाग डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है, एंड डिजिट विस्तार, समानता सिमिलरिटी, एंड वर्बल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, यानी शब्दों का ज्ञान उसको कितना है। यानी ये तो था केवल वर्बल स्केल के बारे में बात कर रहे थे कौन, वेसलर। वेसलर का मानना था कि अगर वर्बल स्केल को अगर मुझे ज्ञात करना है, अगर किसी के शाब्दिकता की जानकारी मुझे चाहिए, तो मुझे ये 6 पैमाने तो मान के रखने होंगे। इन आधार पर हम अगर इनके अंकों की, इन सभी के अंकों की जो जोड़ आएगी, इन अंकों की क्या आएगी, सभी की जोड़ आएगी, यानी हम जोड़ेंगे कि जो अडल्ट है, अगर ये वर्बल स्केल के अंदर बच्चा इसमें कितने नंबर लेके आता है, हम इसको प्लस करेंगे। फिर हम उसके बाद इन्होंने एक क्रियात्मक स्केल के बारे में बात की है, जो बिने ने नहीं की थी। बिने ने केवल शाब्दिकता की बात की थी, लेकिन वेसलर ने किसकी बात की है, परफॉर्मेंस स्केल की बात की है, कि बच्चा क्रियात्मकता से कितना परिचित है। क्रियात्मकता, अगर बच्चा क्रिएटिव नहीं, अगर क्रिया नहीं कर रहा है तो बच्चा कोई मतलब ही नहीं है, केवल शाब्दिकता को ही हम केवल एक बुद्धि को नाप रहे हैं। लेकिन यहाँ वेसलर ने किसे, परफॉर्मेंस को भी मुख्य भूमिका में रखा है। यानी इसका मतलब है कि वेसलर का जो 5वां पैमाना है, यानी इन्होंने जो सब टेस्ट जो 11 थे उसके 6 तो वर्बल थे और 5 टेस्ट कैसे थे, 5 टेस्ट इनके थे परफॉर्मेंस स्केल के। अब परफॉर्मेंस स्केल के अंदर इन्होंने देखो सबसे पहले देखा है अंक प्रतीक, कि बच्चा अंकों के प्रतीकों के बारे में कितना अपना ध्यान रखता है, कि भाई अंकों के प्रतीक, अगर बच्चे को कहीं खड़ा होकर या किसी बाजार के अंदर भेजकर अगर बच्चा किसी भी चीज को लेता है तो उन प्रतीकों को जानता है क्या, यानी उस अंक को वो जानता है क्या। फिर सेकंड इन्होंने देखा है कि चित्रपूर्णता, कि अगर बच्चे को हम चित्र बनाने के लिए कहें या किसी चित्र के बारे में हम बताएं तो क्या वो सही में उस चित्र को पूर्ण कर देगा क्या, ये उसकी परफॉर्मेंस है। फिर यहाँ पे यह है ब्लॉक डिजाइन। ब्लॉक डिजाइन का मतलब यहाँ है कि भाई किसी भी डिजाइन का अगर ब्लॉक है या खाली है वो, तो उस सारी चीजों को बच्चा भर देगा क्या। फिर यहाँ पे ड्राइंग चित्र व्यवस्था, कि चित्रों की किस प्रकार से वो जो चित्र उसके सामने रखते हैं उनको किस तरह वो जोड़ता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से वो कर पाता है। और लास्ट में है वस्तुओं का संकलन, यानी वस्तुओं का संकलन का मतलब यहाँ पे क्या है, असेंबली है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसके बारे में वो असेंबल बच्चा किस तरह उस असेंबल कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो अडल्ट है उसकी परफॉर्मेंस स्केल यानी मापनी कितनी है। जब इन दोनों का जब हम जोड़ किसका, वेरिएबल स्केल का और परफॉर्मेंस स्केल का, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और जो अंक आते हैं, जोड़ने के बाद जो अंक आते हैं वो बच्चे की, वो अडल्ट की क्या होती है, बुद्धि लुप्ति होती है। यानी बुद्धि होती है कि बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि है। यानी हम बुद्धि को इस तरह से नापते हैं, किसके अनुसार, वेसलर के अनुसार। यानी अगर वेसलर को हम देखें तो वेसलर ने केवल शाब्दिकता के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर भी बुद्धि को मेजर किया है। और ये बुद्धि को सही नापने का एक मेजरमेंट वेसलर ने माना है कि भाई बुद्धि को केवल शाब्दिकता के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर भी हम मानेंगे, तभी जाके हम बच्चे की जो एक बुद्धि का पैमाना जो निर्धारित है, यानी कौन सा जो अडल्ट है वो कितना अपर है, यानी कौन इंटेलिजेंट है, कौन स्लो लर्नर है, कौन उससे गिफ्टेड अडल्ट है, इनके बारे में ये वेसलर ने माना है। तो वेसलर ने इसके अंदर 3 संशोधन किए हैं। मैंने तीनों संशोधन के ऊपर आपको बताया, ये चिन्हों के द्वारा मैंने बता रखा है कि जो वेसलर के 3 सिद्धांत चिन्ह हैं, यानी 1939 में, 55 में, 81 में, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको केवल आपकी परीक्षा तक ही नहीं, आपकी जो टीचर की जो टेस्ट है, जो जब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इन सारी चीजों को याद में रखना है कि सबसे पहले जो वेसलर है उन्होंने 10 सब टेस्ट बनाए थे, लेकिन परफॉर्म में 2 ही थे। लेकिन यहाँ पे जो वेसलर का जो 1981 में उन्होंने संशोधन किया था, वहाँ पे परफॉर्म में तो 2 ही थे, लेकिन सब टेस्ट कितने थे, 11 थे। और 11 सब टेस्ट में क्या क्या चीजों के लिए एक स्केल निर्धारित कर रखी थी, जिसके आधार पर हम
वेसलर बुद्धि को माप रहे थे। इस आधार पर कह सकते हैं कि वेसलर का ये बुद्धि मापनी सिद्धांत इस तरह का है, यानी इंटेलिजेंस स्केल है किसकी, वेसलर की। या आज के लिए इतना ही। आपको इन सारी चीजों को ब्लैक बोर्ड पे समझना है और इन सभी को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।